नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। डीडीसीए की एक टीम देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंची, जहां एयरलिफ्ट कर ऋषभ पंत को देहरादून से दिल्ली लाया जा सकता है। और अस्पताल पहुंच के ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट भी लिया गया। तो ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट लिया गया और पंत का इलाज दिल्ली में कराया जाना चाहिए, ये डीडीसीए ने कहा। तो कल सड़क हादसे में ऋषभ पंत घायल हुए थे। भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज विकेटकीपर, जिन्हें काफी चोट आई थी और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो अस्पताल पहुंच के ऋषभ पंत का हेल्थ अपडेट भी लिया गया और ऋषभ पंत का इलाज दिल्ली में कराया जाना चाहिए, ये डीडीसीए ने कहा। और डीडीसीए की एक टीम देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंची, जहां ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है। ऋषभ पंत कल सुबह उनकी गाड़ी जो थी वो डिवाइडर से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हुई थी। उसके बाद गाड़ी में कार में आग लग गई थी और हरियाणा रोडवेज के एक ड्राइवर और कंडक्टर ने बामुश्किल ऋषभ पंत को गाड़ी से बाहर निकाला, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया, जहां फिलहाल वो खतरे से तो बाहर है, लेकिन उनकी सेहत को और तबीयत को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है। कल तमाम अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गजों ने ट्वीट करके उनकी जल्द स्वस्थ होने की कामना की थी। आज अभिनेता अनिल कपूर और अनुपम खेर भी अस्पताल पहुंचे थे उनका हाल जानने के लिए, और डीडीसीए की एक टीम यहां पहुंची। मोरल सपोर्ट के लिए आए हैं, लाइक ए फैमिली। डीडीसीए इज लाइक ए फैमिली। और जो भी आपको मेडिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बीसीसीआई देगी। बीसीसीआई कीपिंग आई ऑन दैट वन। हमारा बच्चा नहीं है, बीसीसीआई एग्जामिनिंग। मोरल सपोर्ट के लिए आए हैं, लाइक ए फैमिली। और सुदीप जैन हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। सुदीप, ऋषभ पंत को डीडीसीए की एक टीम देखने पहुंची, उनका ये कहना है कि दिल्ली में इलाज होना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर और क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए डीडीसीए की जो टीम है दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की, उसके पदाधिकारी देहरादून पहुंच चुके हैं और ये एसोसिएशन बीसीसीआई के संपर्क में है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर हैं ऋषभ पंत। उन्होंने एक्सपर्ट से और डॉक्टर से भी बातचीत की है। वो देहरादून में हो रहे इलाज से संतुष्ट हैं और जो डॉक्टर से उनकी बातचीत हुई उससे भी संतुष्ट हैं। पर चूंकि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं इनको मिलनी चाहिए और सुविधाएं मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ उनका मंतव्य दिखा। हालांकि थोड़ी देर पहले जो राजधानी के कप्तान हैं दलीप सिंह कुंवर, ये मैक्स अस्पताल पहुंचे थे और इन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि काल यानी आज 1, 2, 3 अगले 3 से 4 घंटों में क्या हेली एयरलिफ्ट किया जा रहा है ऋषभ पंत को, तो ऐसी जानकारी से उन्होंने इनकार किया है। क्योंकि जब कोई एयरलिफ्ट होता है तो रूट क्लियर कराना होता है, एम्बुलेंस वाहन के आगे पीछे पायलट और टेल कार लगानी होती है और फिर उसको एक ग्रीन पैसेज देना होता है, ताकि जो भी मरीज या इलाज के लिए जरूरतमंद व्यक्ति है वो सीधे हेली तक पहुंचे। और हेली भी तमाम सुविधाओं से लैस होता है। इसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्स होते हैं और कार्डियक स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो आज उनका तत्काल एयरलिफ्ट हो रहा है, ये तो कह पाना शायद अभी जल्दबाजी होगा, पर डीडीसीए को ऐसा शायद लगता है कि दिल्ली यदि ले जाया गया तो वहाँ चूंकि बड़े अस्पताल हैं, बड़ी सुख सुविधाएं हैं, एम्स और मौलाना अब्दुल कलाम और वर्धमान महावीर स्वामी जैसे बड़े जो मेडिकल कॉलेज हो सकता है वहां बेहतर इलाज किया जाए। तो आज का अपडेट यही है कि ऋषभ पंत की हालत स्थिर है। लोगों से मेल मुलाकात का उनका सिलसिला जारी है, लोग आ रहे हैं, कुछ ऋषभ पंत से मिल पा रहे हैं तो कुछ डॉक्टर से बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए उनका इलाज चल रहा है तो हर वक्त किसी को उनके कमरे में जी या उनके बेड पर जाने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता। थोड़ा बाहर से आने वाले वायरस आदि का और थोड़ा इन्फेक्शन आदि का भी खतरा रहता है, परंतु मैक्स अस्पताल में उनका सकुशल इलाज चल रहा है। इसके अलावा आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि आज कई जाने माने लोग भी अस्पताल पहुंचे, उसमें अनिल कपूर थे, अनुपम खेर थे। अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं जिनकी निगरानी में इलाज चल रहा है, उनका क्या कुछ कहना है? क्या वाकई जरूरत है कि उनको दिल्ली या मुंबई किसी दूसरे अस्पताल में भेजा जाए या यहाँ पे रिकवर हो जाएंगे? जी देखिए, दो प्रश्न आपने किए। पहला तो जो फिल्मी हस्तियां आई हैं, अनुपम खेर और अनिल कपूर, मुझे ऐसा लगता है न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए आए हुए थे। वो कल ही स्पॉट भी हुए थे एयरपोर्ट पे और वो शायद मैक्स अस्पताल के निकट ही एक नामी होटल में रुके थे, जहां से वो दोनों
जो सिनेमा जगत की बड़ी हस्तियां हैं, ये पैदल वॉक करते हुए अस्पताल पहुंचे और बहुत सहजता से मीडिया से बातचीत भी की। जहां तक डॉक्टर्स की राय की बात है, तो डॉक्टर हो रही प्रक्रिया की जानकारी दे रहे हैं। मसलन अभी समस्या क्या है, क्या इलाज हुआ, क्या जांच हुई, अभी क्या स्थिति है, पर वो एज ए एक्सपर्ट कमेंट नहीं कर रहे हैं कि क्या दिल्ली भेजा जाए या न भेजा जाए, क्योंकि ये मामला बहुत अब हाई प्रोफाइल है। सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषभ पंत की मां से बात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री इस पूरे ऑपरेशन को, इस पूरे स्वास्थ्य में जो उनका स्वास्थ्य का हालचाल चल रहा है उस पर नजर बनाए हुए हैं। राज्य के मंत्री आज आ रहे हैं। हमारी जानकारी ये भी है कि गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह का बुके भी पहुंचा है ऋषभ पंत के पास। तो इस प्रकार से बहुत बड़े लोगों की उनके इलाज पर पैनी निगाह है, लिहाजा डॉक्टर्स अपने पास से कोई इस प्रकार का कमेंट नहीं कर रहे हैं। अब ये जो एक्सपर्ट एजेंसियां हैं, जैसे डीजीसीए हुआ या बीसीसीआई हुआ, यदि इनकी आपसी कोई सहमति बनती है तो उन्हें दिल्ली ले जाया जा सकता है या विदेश में कहीं ले जाया जा सकता है, परंतु डॉक्टर्स इस प्रकार पर इस तरीके से अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ऋषभ पंत का इलाज चल रहा है वो विशेष डॉक्टर्स की एक टीम जो है उनकी निगरानी में इलाज चल रहा है, और कई लोग उनका हाल जानने के लिए भी पहुंच रहे हैं, जिसमें अनिल कपूर और अनुपम खेर जैसे दिग्गज भी शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। खानपुर विधायक उमेश कुमार भी ऋषभ पंत का हालचाल जानने पहुंचे, और उमेश कुमार ऋषभ पंत के मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, और उनका हाल जानने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे। चूंकि कई दिग्गज जो हैं वो एक के बाद एक यहाँ पहुंच रहे हैं। कुछ की मुलाकात डॉक्टर से हो रही है तो कुछ ऋषभ पंत तक पहुंच पा रहे हैं। उसमें कई जाने माने नाम और चेहरे हैं, कोई फिल्मी जगत से जुड़ा है तो कोई राजनीति से जुड़ा है। देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर का कहना है कि ऋषभ पंत की सेहत स्टेबल है और उनको कोई गंभीर चोट नहीं आई है। एसएसपी ने कहा कि एयरलिफ्ट की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यहां पे जो जरूरी है वो इलाज मुहैया कराया जा रहा है। जो जानकारी मेरे को है वो स्टेबल हैं और बहुत गंभीर इंजरी नहीं होना पाया गया है, और एयरलिफ्ट की संभावना कम बताई जा रही है। संभावना तो आज उनको एयरलिफ्ट नहीं किया जाएगा नासिक? अभी तक तो मेरे को जानकारी है नहीं इसके संबंध में, लेकिन संभावना कम है हमेशा। सर डीडीसी की टीम भी यहाँ पहुँच रही है, और क्या इसके बाद कहीं ले जाया जा सकता है, ऐसी कोई बात? अब वो देख रहे होंगे। देखो औपचारिकता जो भी होती है। चर्चा हुई है आपके साथ कि ऐसा कर सकते हैं? मेरे संज्ञान में नहीं है, मेरे संज्ञान में नहीं। और देहरादून में यूकेएसएससी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 2 और परीक्षाओं पर संकट के बादल छा रहे थे। वाहन चालक भर्ती और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। वाहन चालक और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ था। तो परीक्षा में सफल अभ्यर्थी विभिन्न विभागों के अफसरों की गाड़ी चला रहे हैं, और स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा में पास होने वाले 47 अभ्यर्थी जसपुर के रहने वाले हैं। ज्यादातर सफल अभ्यर्थियों का मुरादाबाद का एक खास कोचिंग इंस्टीट्यूट संबंध है वहां से, और जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोनों परीक्षाओं में भी पेपर लीक होने की पुष्टि हुई है। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं। सुदीप, 2 और भर्ती परीक्षाओं पे संकट के बादल छा रहे हैं, इनका भी पेपर लीक हुआ था, इनको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, यूकेएसएससी ने जिन परीक्षाओं पर विवाद हुआ था उसकी जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी, और एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी जांच में ऐसा पाया है कि जो चालकों और स्टेनोग्राफर्स की भर्ती हुई है इसमें घपला हुआ है। ज्यादातर ऐसे लोग सेलेक्ट हो गए जो ऑफिसर्स के ड्राइवर थे, सचिवालय में या बड़ी जगहों पे बड़े लोगों के साथ ड्राइवर के तौर पर चलते थे, क्योंकि वो जब ड्राइवर थे तो टैक्सी या प्राइवेट या आउटसोर्स थे। परंतु जब ये भर्ती आई तब वो पक्का होना हर व्यक्ति चाहता है कि वो नियमित हो जाए, सरकारी चालक हो जाए। तो इसलिए इस आधार पर भी कुछ नाम ऐसे निकल कर आए हैं जो यहां भी चल रहे थे और वहां भी सेलेक्ट हो गए। इस पर शक है, लिहाजा इस परीक्षा पर भी संशय है। और दूसरा, स्टेनोग्राफर्स की परीक्षा में भी एक गठजोड़ सामने आया है, जिसको लेकर कुछ गंभीर जानकारी यूकेएसएससी के सीनियर ऑफिसर्स के पास है, ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं। दूसरा, इसमें एक गठजोड़ ये भी है कि उधम सिंह नगर के जसपुर के ही 2 दर्जन से अधिक ऐसे लोग हैं जो सेलेक्ट हुए इन परीक्षाओं में, और मुरादाबाद में भी इनका कोचिंग का स्थान एक ही था। तो एक ही स्थान से इतने ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होना भी सवालों को जन्म देता है। हो सकता है कि ये सामान्य हो, पर जांच अधिकारियों को ये सामान्य नहीं लगता। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि यूकेएसएससी का अगला निर्णय क्या होता है।
जिस प्रकार से कल 3 परीक्षाओं को निरस्त किया गया है, अब अगले वर्ष मार्च 2023 में परीक्षाएं आयोजित किए जाने की बात यूकेएसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया ने की है। ये परीक्षाएं होंगी और अन्य पर वो शासन से विधिक राय ले रहा है कि ये परीक्षाएं चूंकि आपने लोक सेवा आयोग हरिद्वार को फॉरवर्ड कर दी हैं, ये हमें करनी है या लोक सेवा आयोग करेगा, तो इस पर शासन का विधायी महकमा जो लॉ डिपार्टमेंट होता है वो अपनी राय देगा, क्योंकि ये कैबिनेट का निर्णय है। क्या कैबिनेट का निर्णय ओवर रूल होगा या कैबिनेट के निर्णय के अगेंस्ट एक और अगली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया जाएगा या वाई फाइल चलेगी? ये मैं थोड़ी तकनीकी बात बता रहा हूं, क्योंकि सरकारी फैसला सीधे तौर पर नहीं पलटा जा सकता, वो भी तब जबकि कैबिनेट ने निर्णय लिया हो। ठीक है सुदीप, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो 2 परीक्षाओं पर जो है वो संकट के बादल छाने लगे हैं। देहरादून में शासन द्वारा सूचना विभाग में 3 अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी हो गए हैं और वर्तमान संयुक्त निदेशक आशीष त्रिपाठी को अपर निदेशक और उप निदेशक डॉक्टर नितिन उपाध्याय को संयुक्त निदेशक पद पे पदोन्नति प्रदान की गई है और ये 1 जनवरी से प्रभावी होंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एलपी भट्ट को सहायक निदेशक बनाया गया है। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी और अन्य विभागीय अधिकारियों ने सभी पदोन्नत अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मसूरी के गांधी चौक पहुंचे, जहां पे स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा और आईटीबीपी की बैंड ने कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया। इस दौरान एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मसूरी विंटरलाइन कार्निवल के तहत उत्तराखंड की लोक संस्कृति और खान पान के साथ बॉलीवुड के कई सितारों ने अपनी यहाँ पे प्रस्तुति दी, जिसको लोगों ने काफी सराहा। उन्होंने बताया कि मसूरी के गांधी चौक, शहीद स्थल और टाउन हॉल में 5 दिन तक लगातार कार्यक्रम चले, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने जमकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की संस्कृति जिसने पूरे विश्व को दिशा दर्शन देने का काम किया है, हमारी संस्कृति ऐसी महान संस्कृति है जिसमें हम जब जागर लगाते हैं तो साक्षात देवी देवता धरातल पर आ जाते हैं। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। और आपदा के बाद से जब एक बार टूरिस्ट आना बंद हो गया था, एक इंप्रेशन गलत चला गया था, लगातार कार्निवाल का आयोजन हो रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के हमारे अपने एसडीएम को, यहाँ के सभी व्यापारियों को, यहाँ की पूरी टीम को जिन्होंने को सफल बनाया, शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तराखंड की संस्कृति। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन का समाचार मिलते ही बीजेपी परिवार में शोक की लहर है। नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार के नेतृत्व में दिनेशपुर नगर क्षेत्र के तमाम लोगों ने राजकीय इंटर कॉलेज दिनेशपुर के सामने इकट्ठा होकर श्रद्धांजलि दी, 2 मिनट का मौन रखा और शोक संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री माँ का देहांत हो गया, उसको हम श्रद्धा से श्रद्धांजलि किए और उनको दुख के साथ श्रद्धांजलि का अर्पित किए। पूरे नगरवासी एवं वो दिनेशपुर वासियों ने सभी मिलकर इस दुख की घड़ी में उनका श्रद्धांजलि अर्पित किए गए। दिनेशपुर के आम जनमानस यहाँ पे सब पहुँचे हैं। विषय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की माता जी का आज देहांत हुआ है और पूरे जनमानस दिनेशपुर के व्यापारी भाई भी यहाँ पहुँचे हैं और हीराबेन को आज श्रद्धांजलि। और नए साल के जश्न को लेकर जहां व्यापारी लंबे समय से इंतजार करते हैं, वहीं प्रशासन ने यातायात रूट प्लान बनाया है, जिससे मसूरी के पर्यटन प्रभावित होने की उम्मीद है। यानी जो यहाँ का पर्यटन है वो प्रभावित हो सकता है, वहीं पर्यटकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे मसूरी के व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ काफ़ी गुस्सा है। व्यापारियों का कहना है कि माल रोड में एसपी ट्रैफिक अक्षय प्रहलाद के निर्देश के बाद मसूरी में उलाट सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक खड़े कर दिए गए हैं। इसे लेकर होटल एसोसिएशन और स्थानीय लोगों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से लिखित शिकायत की। देखिए, हमने एक ट्रैफिक प्लान जारी किया है। इसके तहत हमने जो लाइब्रेरी चौक वाला जो पॉइंट है, जो बोटल नेक है, जिसमें गाड़ियां अक्सर फंस जाती थी और लंबी लंबी लाइन लग जाती थी, उससे रियायत देने के लिए हमने यहाँ पर वन वे लूप की व्यवस्था की है। वन वे व्यवस्था यहाँ पर हमने प्रायोगिक रूप से शुरू की है गांधी चौक पर। इसमें जिन लोगों को असुविधा हो रही है, उनके असुविधा का ध्यान रखते हुए हमने ये रियायत की है कि अगर किसी को मॉल रोड जाना है
तो वो गांधी चौक पर से हम उसको फैसिलिटी। ट्रैफिक प्लान को बनाने से पहले एक चीज़ देखी गई है कि पूर्व में ऐसा होता था कि सभी संस्थाओं को जिसमें ट्रेड एसोसिएशन और आउटलेशन होती थी उनको कॉन्फिडेंस में लेके ये प्लान बनाया जाता था, लेकिन इस बार यकायक प्रशासन द्वारा कुछ अधिकारियों जो भी इसमें से रहे होंगे उन्होंने एक प्लान बना दिया जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली उसमें देखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। माल रोड पे देखा जा रहा है ज़रूरी चीज़ों की कमी पड़ गई है। इसमें सप्लाई की गाड़ियाँ, दूध के वाहन, गैस सिलेंडर वगैरह जाने के लिए भी बड़ी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से सब ज़रूरी सामान नहीं पहुँच पा रहा है। कि 2 साल के कोविड के बाद जो है न्यू ईयर का प्रोग्राम करने के लिए हर होटल तैयार हुआ है, लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य इस बात का है कि इस बार के जो ट्रैफिक प्लान बनाए गए हैं उससे जो है टूरिज़्म पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा और उसका जो है हम कहीं ना कहीं उसको उचित नहीं मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर टूरिस्ट जो आता है इस दौरान जो आता है वो आता है बजटेड टूरिस्ट। बजट टूरिस्ट जो आता है वो अक्सर अपनी बुकिंग नहीं करता है।